हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टैटिक का टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम उसके मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ये जो स्टेटमेंट है आपको बताना है किसने दिया है। यूल एंड कैंडोल, बाउले, बॉडिंगटन, हॉरेक, सैक्रिस्ट। बताइए। बताइए। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है हॉरेस सैक्रिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग जो स्टैटिक्स होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है, साथ ही साथ जो भी कॉजेज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, एस्टिमेटेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। सिस्टमेटिक मैनर में हम कलेक्ट करते हैं और एक इसके अंदर प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है और इसमें यहाँ पर हम वैल्यूज़ को प्लेस भी करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, तो ये स्टैटिक की उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज इज गिवन बाय बाउले, बॉडिंगटन, रॉबर्ट्स या फिशर। अब बताइए, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है। आज ज़्यादातर हम जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक हमने लिया है इसमें मोस्टली आपसे ये टर्म पूछा जाएगा या फिर एक डेफिनेशन या स्टेटमेंट है वो पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये स्टैटिक होती है, आपको इसे लर्न करना है और ये बहुत पूछी जाती है। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये बॉडिंगटन ने दी थी। ठीक है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, नेशनल पब्लिकेशंस या फिर क्वेश्चनेयर मेथड। बताइए। क्या लगता है आपको। देखिए, जब भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो रिसर्चर जो होता है वो खुद कलेक्ट करता है, वो किसी भी कलेक्टेड डेटा पर बिलीव नहीं करता, वो फर्स्ट टाइम उसको खुद कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल पब्लिकेशन हमारा प्राइमरी डेटा का मेथड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, ये सेकेंडरी डेटा का पार्ट है। प्राइमरी डेटा में आएंगे हमारे डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग हुज स्टेटमेंट इज दिस। बाउले, किंग, सेलिंगमैन या नन ऑफ दीज। देखिए, ये स्टेटमेंट दिया है बाउले ने, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये 3 से 4 हैं, इनको नोट कर लेना और याद भी करना है। नेक्स्ट है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। डेटा से मतलब होता है केवल, स्टैटिक मेथड ओनली, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जर्नली अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है साइंस ऑफ कंप्यूटेशन से। स्टैटिक्स जो होती है वो हमारी सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिक्स हमारा स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों को डिफाइन करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डेटा ओनली एंड स्टैटिस्टिकल मेथड ओनली, बोथ ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन स्टैटिक्स। बताइए, इसमें से स्टैटिक्स के अंदर क्या स्टडी की जाती है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स की,
क्वालिटेटिव फैक्ट्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए, अंडर स्टैटिक्स ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स और वी कैन से क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आर स्टडीड। जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं उनको स्टडीज़ के अंदर नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम समझे तो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव की, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक्स में राइटली बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ मीन्स, हु गिवन दिस डेफिनेशन। बताइए, ये जो डेफिनेशन है बाउले ने दी है, बॉडिंगटन ने दी है, PH कामेल, या नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बाउले। इन्होंने बताया था कि जो स्टैटिक्स है राइटली हम इसको साइंस ऑफ द एवरेजेस बोलते हैं, और इन्होंने स्टैटिक्स को एज अ प्लूरल भी कहा है। इन्होंने कहा है कि डेटा जो होते हैं वो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है फैक्ट्स का, जो कि हमारे रिसर्च के डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 बाउले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड एज। अब अभी अभी मैंने ये चीज़ आपको समझाई तो आप इजीली बता सकते हैं ये सिंगुलर होता है, प्लूरल है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? सिंगुलर है या प्लूरल या फिर दोनों? देखिए, एक फेमस मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड एकेनवॉल, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था स्टैटिक्स को, और ये फादर ऑफ स्टैटिक्स भी कहे जाते हैं। द वर्ड स्टैटिक्स जो है वो फ्रेंच से डिराइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड स्टैटिक से, और जर्मन वर्ड स्टैटिक से। तो और साथ ही साथ इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और लैटिन वर्ड स्टैटस, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज से ये वर्ड डिफाइन हुआ है। तो ऑल दीज वर्ड्स मीन्स, सबका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। तो हम ये बोल सकते हैं जो स्टैटिक्स है वो हमारी 2 मीनिंग के साथ आती है, प्लूरल मीनिंग भी है इसका और सिंगुलर मीनिंग भी है। अगर हम स्टैटिक्स के प्लूरल मीनिंग की तरफ बात करें तो ये हमें बताता है कि जो स्टैटिकल डेटा है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ किया जाता है कंक्लूजन को ड्रॉ करने में। और अगर सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो वो ये उन स्टैटिस्टिकल मेथड को बताता है जिसकी मदद से हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं और हम फिर बाद में उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज, अब आपको बताना है जो स्टैटिक्स है उसका फंक्शन क्या है। इन्हेंसिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, टेलिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए, जर्नली स्टैटिक्स जो होती है उसका काम होता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उसके साथ ही साथ एक कंक्लूजन पे पहुंच के और उसको एनालाइज करना। ठीक है, रॉबर्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इसका काम है, स्टैटिक्स एक वेपन की तरह होती है जो कि हमें
हमारी प्रॉब्लम को पे अटैक करके उनका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च निकाल के उनको सॉर्ट आउट करती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करती है। स्टैटिक्स कभी भी कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं देती, लेकिन एडवांस में वो उस चीज़ को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती है। एक यानी जो चीज़ हो चुकी है उसका सोल्यूशन ना करके आगे हम वो चीज़ ना करें, इसका हमें सोल्यूशन देती है। स्टैटिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं है, स्टैटिक्स एक कलेक्टिव, एक ग्रुप यूनिट की स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनहेंसिंग द प्रॉब्लम पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेज रिसर्च मैथड्स आर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, बताइए। जब हम कोई भी डेटा हम ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे रिसर्च से कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं यानी कि उसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हम उस चीज़ को खुद अपने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन हम उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये तो प्राइमरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी डेटा। डेटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से, सर्वे रिसर्च मेथड से, तो प्राइमरी डेटा कहलाता है। और ये जो डेटा होता है वो रिसर्चर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एरर मीन्स। अब आपको बताना है स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है। मिस्टेक मेड ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, मिस्टेक मेड ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड डेटा एंड न्यू डेटा, बताइए। क्या होता है स्टैटिस्टिकल एरर? देखिए, स्टैटिस्टिकल एरर एक हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिंस जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, मेनली अंडर स्टैटिक्स वो किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी सिचुएशन है उसमें जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने डिटरमाइन किया डिफरेंट बेसिस पर, तो वहाँ पे वो कंपेयर की जाती है और जो भी उसके रेस्पेक्टिव एक्चुअल वैल्यू होती है उसके साथ, ठीक है। तो जो भी एग्जिस्ट डिफरेंस निकल कर आता है बिटवीन टू वैल्यूज़, वो हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिकल एरर और स्टैटिस्टिकल इल्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू में हमें डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, refutation of anything, neither proved nor disproved but acted as an instrument, या none of these, क्या होगा? बताइए। अभी हमने बात की थी स्टैटिक्स के बारे में कि जो स्टैटिक्स है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ की जाती है। अगर हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बात करें तो स्टैटिक्स हमारा, जब भी हम स्टैटिस्टिकल किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो डेटा हमें हेल्प करता है हमारे कंक्लूजन को ड्रॉ करने में। वही हम सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर ये हमारा उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम ये ऑब्टेन करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, साथ ही साथ हम एक कंक्लूजन पर भी पहुंचते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे स्टैटिस्टिकल ना तो हमें प्रूफ करके दे रहा है कि क्या स्टेटमेंट सही है या क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ना ही ये हमें डिसअप्रूव करके दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें सिर्फ कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हमारी मदद कर रहा है। ये चीज़ सही है या गलत ये हमें नहीं बता रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्क इज़ नॉट डन इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च, बताइए कौन सा वर्क यूज़ नहीं किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एरर,
क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एडिटिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ एरर्स। बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होती है, आपको पता है या कैसे की जाती है? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होती है। देखिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च वो सर्च है जिसके जो कि नॉलेज के लिए की जाती है। ये स्टैटिस्टिकल मेथड से ऑब्टेन की जाती है। डेटा एक ऐसा कॉर्नर स्टोन होता है स्टैटिस्टिकल रिसर्च का, जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं और साथ में इंटरप्रेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करता है। यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज की जाएगी एक रिसर्च, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी कंपाइल्ड डेटा है उसकी एडिटिंग की जाएगी, क्लासिफिकेशन होगा डेटा का, एनालाइज होगा डेटा का, उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसको रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं, लेकिन एस्टिमेशन ऑफ एरर कहीं भी इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइज स्टैटिक्स इज कॉल्ड। अब लाइज के कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक्स कैसा है? वाइट लाई है यानी कि सफ़ेद झूठ, ब्लैक लाई काला झूठ, मल्टी लाई यानी कि बहुत तरीके से झूठ, या रेनबो लाई इंद्रधनुष झूठ। बताइए कौन सा झूठ है ये? देखिए, स्टैटिक्स क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके बेस पर हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। अब ये देखिए, जो आपने डेटा दिया उसी के बेसिस पर तो कंक्लूजन पे जा रहे हैं। अब वहाँ तो उसका कोई काम नहीं है, आपने जो इनपुट दिया वही उसी के बेसिस पे आउटपुट आ रहा है, इसका खुद का कुछ काम नहीं है। तो यानी कि ये आपको ये तो नहीं बता रहा ना कि जो आउटपुट या जो कंक्लूजन उसने निकाला वो सही है या गलत है, उसने तो बस आउटपुट निकाल के दे दिया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें किस पर डिपेंड हो रही हैं? डेटा पर। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने कलेक्ट करी, एनालाइज करी स्टैटिक्स के अंदर, और उसके बाद हमें एक कंक्लूजन मिला। ठीक है, विच इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टैटिक्स है एक तरह से काला झूठ है, क्योंकि वो कुछ भी हमें प्रूफ करके नहीं दे रहा, ना ही डिसप्रूव करके कुछ दे रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब आपको बताना है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कब हुई थी। 2 मार्च 1951, ऑन 2 मई 1951, ऑन 15 मार्च 1950, ऑन 2 मई 1953। बताइए। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO भी बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, ये कब हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट? देखिए, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन May 2, 1951, और इसका जो हेड क्वार्टर है इज़ इन न्यू दिल्ली, और इसका जो काम होता है वो पहली बात तो ये देखिए ये कहाँ किसके अंडर में काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI के अंदर काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये काम करती है, और ये 2 मई 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक्स एज अ टर्म मीन्स। अब स्टैटिक्स एज अ टर्म क्या मतलब है? स्टैटिक्स से स्टैटिस्टिकल मेथड, इंडक्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। बताइए। क्या होगा? देखिए, अभी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया स्टैटिक्स जो होती है
वो हमारी सिंगुलर और प्लूरल दो तरह से काम कर रही है। सिंगुलर में कैसे काम करती है, स्टैटिस्टिकल मेथड से। प्लूरल में कैसे काम करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड हमें दे रखा है, यानी कि सिंगुलर टर्म में पूछा जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्टैटिक्स एज अ हम सिंगुलर बात करें तो यूज़ की जाती है एज स्टैटिस्टिकल मेथड, और इन प्लूरल हम बात करें स्टैटिक्स की तो यूज्ड की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। Types of cumulative frequency distribution in which class intervals are added in top to bottom order is classified as marginal distribution, variation distribution, less than type distribution या फिर more than type distribution। बताइए क्या होगा आंसर। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से क्लास इंटरवल किया जाता है। देखिए, जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वो हमारा टॉप टू बॉटम ऑर्डर में होता है और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, फिर आएगा लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60, इस तरह से ये क्लास फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे चलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टिगेटर इन स्टैटिक्स इज नोन एज a person who check the details of addresses of several respondents, a person who collects the information, a person who classifies the collected information, a person who fills the questionnaire। क्या होगा आंसर। स्टैटिक्स में इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। देखिए, जब भी हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि स्टैटिक्स में डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्टैटिक्स हमारी डेटा बेस्ड ही होती है। स्टैटिक्स साइंस ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। या ये जो पर्सन होता है वो यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो उसको एनालाइज करेगा, तो सारा काम डेटा बेस्ड होगा। तो वो पर्सन जो ये सब कार्य करता है वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। तो उसकी जॉब क्या होती है, डेटा कलेक्ट करना रेस्पोंडेंट से, जो भी कंसर्न फील्ड है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, वो हमारा इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज सूटेबल फॉर। अब प्राइमरी डेटा किसके लिए होगा, इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। प्राइमरी डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे। देखिए, हम सबको पता है जो प्राइमरी डेटा होता है वो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट कैसे हम उसको कलेक्ट कैसे करेंगे। हम उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, या फिर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरह के डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, इंटेंसिव स्टडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब इसमें से कौन सा मेथड नहीं है प्राइमरी डेटा का, हमें ये बताना है। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, या फिर शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। बताइए क्या होगा आंसर।
देखिए प्राइमरी डेटा जो होता है वो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, जो कि जो सर्वेयर होता है जो कलेक्ट कर रहा है वो उसके द्वारा खुद से इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये एक तरह से रॉ डेटा है, न्यू डेटा है। इसको हम डायरेक्ट इंटरव्यू से, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से, शेड्यूल से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इकोनॉमिक सर्वे हमारा सेकेंडरी डेटा के अंदर कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, summary and presentation of data in tabular form with several non-overlapping classes is referred as frequency distribution, normal distribution, ordinal distribution या फिर chronological distribution। क्या होगा यहाँ पे आंसर? देखिए जब भी हम किसी भी डेटा को समरी या हम प्रेजेंटेशन के थ्रू टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू उसको शो किया जाता है डिफरेंट मेजरमेंट कैटेगरीज में या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेलिवेंट टू प्राइमरी डेटा? मोर रिलायबल, क्विकर टू ऑब्टेन, अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल आर करेक्ट? क्या लगता है इसमें प्राइमरी डेटा के लिए कौन सा हमारा ज़्यादा रेलिवेंट होगा? देखिए जब भी हम क्विक और ऑब्टेन की बात करते हैं तो अगर कोई चीज़ आसानी से मिल रही है तो यानी कि वो उस हिसाब से हमें नहीं देगी, क्योंकि जब भी हमें सही रिजल्ट चाहिए तो हमें एक लंबा टाइम देखना है कि वो डेटा हमारा कितना रिलायबल होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब वहाँ पे लोग ज़्यादा से इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए नोन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीगेशन भी यहाँ पर इसके अंदर कंसिडर किया जाता है प्राइमरी डेटा में, और ये हमारे लिए मोर रिलायबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। जब वो सबके लिए अवेलेबल है इट मीन्स वो नोन है, तो हम उसको कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? हम कलेक्ट प्राइमरी डेटा में सिर्फ उसी डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि कोई उसको नहीं जानता है, जिससे कि हम उसको कलेक्ट करें तो लोगों के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन बने। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि वो मोर रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टूल्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज और आर। अब कोई भी टूल जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है? इंटरव्यू मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनियर मेथड है या फिर ऑल आर करेक्ट? बताइए, जब भी हम प्राइमरी डेटा में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हमें ज़रूरत होती है? क्या होगा? देखिए इंटरव्यू मेथड से भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, क्वेश्चनर भी फिल करवा सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैम्पल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब सैम्पल जो होता है हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्स को, इन्वेस्टिगेटर को, डेटा को या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। देखिए जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम पूरी यूनिवर्स या फिर होल पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं उस वो जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होता है जो उस पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, यानी कि वहाँ पर हमारी स्टडी से हमें रिज़ल्ट बेहतर मिले। तो वो सेम करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा यूनिवर्स की या फिर पॉपुलेशन की। इसलिए जब भी हम बात करते हैं सैंपल की तो वो हमारा यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है।
इसके अंदर दो तरह के मेथड फॉलो किए जाते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके अदर नाम भी हैं जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सैम्पल का जो सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव किसका हो गया, यूनिवर्स का। नेक्स्ट देखिए, रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब रैंडम सैम्पलिंग किस नाम से जानी जाती है, क्लस्टर सैम्पलिंग, सेंसस सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर डेलिब्रेट सैम्पलिंग। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी मैंने बात की थी सैम्पलिंग हमारी दो तरह की होती हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। फिर उसके भी फर्दर उसको क्लासीफाई किया गया है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं और नॉन रैंडम के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसमें आपको यहाँ पूछा गया है रैंडम सैम्पलिंग और किस नाम से जानी जाती है, क्या होगा आंसर। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका अनदर नेम है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने यूनिट सेलेक्ट की है उसको यहाँ पे उसकी ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हमें जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसका यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। और यहाँ पर वर्ड प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ हमें बता रही है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की सैम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग क्या हो गई हमारी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिंगल रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिनोट करती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पर ईच यूनिट जो है वो एक होल को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक अलग क्राइटेरिया है। क्यों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है। फर्स्ट है न्यूज़पेपर, वेबसाइट, ऑब्जर्वेशन या फिर जर्नल्स एंड मैगजीन्स। क्या होगा आंसर। यहाँ पे सेकेंडरी डेटा की बात की गई है, यानी कि जो पहले से उसको पब्लिक को पता है या फिर पहले से वो रिसर्च किया जा चुका है, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है समवेयर एंड हम उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको किसी और पर्सन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, वेबसाइट्स, मैगजीन्स, ये सब सेकेंडरी डेटा के पार्ट होते हैं। तो ये सारे कैसे सोर्स हैं, सेकेंडरी डेटा के। जबकि ऑब्जर्वेशन हमारी प्राइमरी डेटा का पार्ट होती है जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जा रही है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वेज ऑन। अब जो नेशनल सैम्पल्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वे कहाँ से कंडक्ट करती है, सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट से, डेमोग्राफिक इश्यूज से या फिर ऑल ऑफ द अबव से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे करती है सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। इनके सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, डेमोग्राफिक से रिलेटेड इनके टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ये सर्वे करती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 के अंदर और ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर अपने सर्वेज को कंडक्ट कराती है। इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनवाइज्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज नोन एज। बताइए ऐसा कौन सा निष्पक्ष बिंदु अनुमान और संबंधित जनसंख्या पैरामीटर है जिसके बीच अंतर यहाँ पे हमें किससे पता पड़ेगा? पॉपुलेशन एरर से, स्टैंडर्ड एरर से, सैम्पलिंग एरर से, या फिर नन ऑफ द अबव से। देखिए जब कभी भी हम अनवाइज्ड पॉइंट एस्टिमेट और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करते हैं और इसके अंदर जो भी डिफरेंस निकल कर आता है इन दोनों के बीच का, वो हमारा कहलाता है सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चनियर सर्वेज मेथड इज यूज टू कलेक्ट टर्टियरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? देखिए क्वेश्चनर सर्वे मेथड की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है? वो डेटा जो कि फर्स्ट टाइम रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो रॉ है, फंडामेंटल है और ओरिजिनल डेटा है। सेकेंडरी डेटा वही हमारा होता है जो कि ऑलरेडी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है, उसको किसी और पैरामीटर्स से या फिर किसी और मेथड से हम उसको फिर से उस पर उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिपोर्ट that accumulates information about entire organization and serves the interest of outsiders as well is called enterprise report, control report, investigation report, या फिर budget report। क्या होगा आंसर? देखिए एक ऐसी रिपोर्ट जो कि इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर रही है अबाउट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रही है, जो भी आउटसाइडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रही है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट होती है वो हमारी एंटरप्राइज रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। एंटरप्राइज रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मशीन है, लेबर है, कितनी कैपिटल यूज़ हो रही है, प्लांट स्ट्रक्चर क्या है, इन सब की डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है इसको प्रिपेयर करने का, कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो क्लैरिफाई करे क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर निकल कर आती हैं, जिससे कि आउटसाइडर्स जो भी हैं उनके इंटरेस्ट की भी इसमें बात हो, उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एंटरप्राइज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सैम्पलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। फर्स्ट है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्या है? एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, एंटायर पॉपुलेशन डिवाइड होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में। कोटा सैम्पलिंग एक हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, इसके अंदर ये एक इम्पॉसिबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम सिलेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी है हमारी वो एग्रीगेट की जाती है, और यहाँ पर वो पहले से ही किसी को पता नहीं होती है। सो वी कैन नॉट एब्सोल्यूट श्योर दैट सैम्पल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स और होल पॉपुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले से यहाँ पे डिटरमाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 कोटा सैम्पलिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैम्पलिंग एरर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी। अब सैम्पलिंग एरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे होगी? सैम्पल साइज का, पॉपुलेशन साइज, सिस्टमैटिक साइज, या फिर सैम्पलिंग फ्रेम एरर। क्या होगा आंसर?
देखिए जो भी सैम्पल एरर का लेबल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है, सैम्पलिंग साइज के प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी सैम्पल का साइज होगा वो एग्रीगेट से इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे जो सैम्पलिंग एरर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा उतना ही सैम्पलिंग एरर कम होगा हमारा प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सैम्पल साइज बड़ा है तो हमारी एरर कम निकल कर आएगी, और अगर सैम्पल साइज छोटा है तो हमारी सैम्पलिंग एरर ज़्यादा निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस पर। हमारा ऑप्शन 1 सैम्पल साइज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन टू कैटेगरीज रूरल एंड अर्बन इज कॉल्ड। यानी हमें यहाँ पर बताना है, हमने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया है रूरल और अर्बन में। ये हमारा किस तरह का क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ज्योग्राफिकल बेसिस पर है, या फिर नन ऑफ दीज। यानी आपने कोई ऐसा डेटा कलेक्ट किया है जिसमें अब आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो आप अर्बन और रूरल के बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लासिफाई कैसे कर दिया उसको, ज्योग्राफी के बेसिस पर, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। देखिए यहाँ पर आपने उसको क्लासिफाई किया है क्वालिटेटिव के बेसिस पर, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमारा दो तरीके से होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा क्वालिटेटिव पर। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को डिवाइड किया आपने, कॉलेज स्टूडेंट को डिवाइड किया आपने अर्बन और रूरल में। ठीक है, अब रूरल में भी कैसे आ जाएंगे, रिच और पुअर। अब रिच और पुअर में भी क्या से फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो, डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते हो कि वो वहाँ पे किस किस रिलीजन से फॉलो करते हैं, कौन सा रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, इस तरह से भी आप उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको जो भी रिसर्च करनी है वो आप किस पर्पस से कर रहे हो। तो इस तरह से जब भी क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वेश्चनियर हाउ मैनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, 3, 2, नो या मैनी। क्या होगा आंसर? क्वेश्चनियर के लिए पूछा गया है, आपने कभी प्रिपेयर किया होगा, जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन में रिसर्च की होगी तो वहाँ पर आपने क्वेश्चनियर बनाया होगा, तो आपने वहाँ पे सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में कितने आप वहाँ पर यूज़ करे होंगे आपने। देखिए क्वेश्चनियर के अंदर बात करें तो 2 चॉइस दी जाती हैं, यानी कि 2 डायरेक्ट चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इसका जो प्रिपरेशन होता है वो यस या नो में होता है, यानी कि वहाँ पे ऑप्शन यस होता है या नो होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ऑगिव कर्व वी कैन एस्टिमेट। अब ऑगिव कर्व से आप क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए जब भी हम ऑगिव कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मीडियन को यूज़ करते हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम ऑगिव कर्व ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। इसके 2 वेज होते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के, लेस देन टाइप मेथड यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, या फिर हम मोर देन टाइप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 मीडियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मे बी ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, डेटा को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, लेकिन कहीं कहीं ये आपको डिफरेंट भी मिलेंगे। तो इसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल और टाइम वाइज क्लासिफिकेशन ये डिफरेंट तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी भी हमारा गलत नहीं होगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हम राइट बोलेंगे। ऐसे नोट कर लीजिए, क्वालिटेटिव भी हो सकता है हमारा, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, टाइम वाइज भी हो सकता है हमारा क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी बेसिस पर भी हो सकता है,
और क्वालिटेटिव में भी हमारा दो तरह से होता है, सिंपल क्वालिफिकेशन और मल्टीपल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 100 students were selected at random, out of which 190 were married, 90 passed out of married students and 110 failed out of unmarried students. The number of passed unmarried students would be, आपको बताना है। अब बताइए क्या होगा। सिंपल है, पहले तो सब जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आप अच्छे से लिख लीजिए, तब सॉल्व कीजिए। आपको बताना है अनमैरिड स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं। बहुत आराम से करिएगा। देखिए हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं। टोटल हमारे को 500 स्टूडेंट दे रखे हैं, जिसमें से मैरिड स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 190। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो पास हैं और मैरिड भी हैं वो हमारे पास हैं दोनों 90, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अनमैरिड हैं और फेल हो गए हैं वो हमारे पास हैं 110। तो हमें बताना है कि अनमैरिड स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल। पहले तो ये निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट्स 500 हैं, तो जिसमें अनमैरिड कितने बताए गए हैं, मैरिड बताए गए हैं 190, ये है। तो पहले तो ये निकाल दीजिए 190, तो अनमैरिड निकल कर आ जाएंगे। ये हमारे पास है अनमैरिड 310। अब फेल्ड है और मैरिड है, हमें ये निकालना है। तो 190 में से फेल्ड और मैरिड कितने हैं, 90, ये निकाल दीजिए। तो बचे हमारे पास 100, जो कि हमारे कैसे स्टूडेंट हैं, फेल्ड है और मैरिड है। अब हमें निकालना है पास्ड और अनमैरिड को। तो देखिए पास्ड हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स निकल कर आए थे, 310। उसमें से आपको माइनस करने हैं कौन से स्टूडेंट्स, जो आपके फेल्ड हैं और अनमैरिड हैं, वो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। आपका टोटल निकल कर आ जाएंगे 200। तो 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पास्ड हैं और अनमैरिड है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझिएगा, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। Which of the following is not a valid characteristics of normal distribution? Bell-shaped, asymmetrical, mesocutic या all are correct? बताइए। देखिए हम जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसका ग्राफ हमारा कैसा बनता है, बेल शेप्ड। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिकल होता है, इसका जो ग्राफ होता है बेल शेप्ड होता है, और ये मीडियम साइज्ड हेड पर होता है, और इसका जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से बनता है। तो जो इसकी विशेषता नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल नहीं होता, कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, बेल शेप्ड होता है, मेसोकोटिक होता है। मेसोकोटिक किसको बोलते हैं, मीडियम साइज्ड हेड को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मैथड? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? क्या होगा आंसर? देखिए कोड यहाँ पे पूछा गया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की गई है, तो वहाँ पे हमारा कोटा आएगा, क्योंकि कोटा में क्या है, एक हमने लिमिट सेट कर दिया, उसी के बेसिस पर हम सैंपल अपने कलेक्ट करते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मेथड में क्या होता है, रिसर्चर सेलेक्ट करता है सैंपल ग्रुप को जो कि कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा,
तो यहाँ पर क्या है, एक उन्होंने कोटा बना दिया कि ये चीज़ होनी चाहिए, तभी हम उसको यूज़ करेंगे अपने रिसर्च पेपर में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा कोटा सैम्पलिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैम्पल साइज इज लार्ज, स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमारा बात की गई है यहाँ पे वैलिडेशन की, तो ये हमारा वैलिड तभी होता है जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होगा, क्योंकि जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है ना, वो नोन नहीं होता और ना ही एज्यूम किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए हमारा अप्रोप्रिएट रहता है, इसलिए ऑप्शन 2 स्मॉल साइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। देखिए ये टेस्ट किया जाता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट से। काई स्क्वायर एक ऐसा स्टैटिकल टेस्ट है जिसके अंदर हम ये कंपेयर करते हैं अपने ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को, जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके साथ ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं। इस टेस्ट का पर्पस होता है जो भी हमने डेटा डिटरमाइन किया है उसमें हम अपने ऑब्जर्व्ड डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच के डिफरेंस को निकालें और इससे हम अपने वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हेल्थ एंड हाइजीन, ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस, वैक्सीनेशन एंड अकरेंस ऑफ डिसीज, या हेल्थ एंड ऑनेस्टी। क्या होगा आंसर। पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात की गई है। देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो हमें पॉजिटिव एसोसिएशन दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एसोसिएशन किसी भी एट्रीब्यूट का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्रेट को मिलाते हैं दूसरे ट्रेट से। हेल्थ क्या है, डायरेक्टली हमारे हाइजीन से रिलेटेड होती है। अगर हाइजीन है तो वहाँ पर उसकी प्रेजेंस से क्या होगी, ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही पॉजिटिवली एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑनेस्टी है वहाँ पे बोल्डनेस होगी, या फिर वैक्सीनेशन से अकरेंस अराइज होगी, या फिर हेल्थ के साथ ऑनेस्टी भी आएगी। ज़रूरी नहीं है हेल्थ अच्छी है तो ऑनेस्टी हो, या फिर हेल्थ बुरी है तो ऑनेस्टी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब आपको बताना है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा टेस्ट है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, या काई स्क्वायर टेस्ट। क्या होगा। देखिए टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट ये सारे हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में हमारा आता है काई स्क्वायर टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर अभी हमने पहले भी बात की थी, कंटिजेंसी टेबल में हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। इसके अंदर हमारे जो भी कैटेगरी में वेरिएबल्स होते हैं उसको हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ, कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड थे और जो हमने ऑब्जर्व्ड किए उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, परसेंटेज, रेट, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर। देखिए जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, जैसे कि ए एंड बी, ए हमारा है कितना 2 और बी हमारा है 1, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1, या ए हमारा 2% है 1, बी हमारा 1% है,
या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। तो ये क्या है, हम रेशियो में भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज में भी और रेट में भी, तीनों में ही हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बताइए इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर। डीफनेस, ब्यूटी, हाइट या ब्लाइंडनेस। देखिए यहाँ पर आप एट्रीब्यूट टर्म को समझिए। एट्रीब्यूट टर्म क्या होता है, जिसको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए, डीफनेस को हम न्यूमेरिकली नहीं बता सकते, ब्यूटी को नहीं बता सकते, ब्लाइंडनेस को नहीं, लेकिन हाइट को हम न्यूमेरिकली या बोल सकते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 हाइट है या 4 हाइट है या 6 हाइट है। तो नंबर में हम बता सकते हैं, लेकिन बाकी सब नहीं बता सकते। तो ये पूछा गया एट्रीब्यूट कौन नहीं है। तो देखिए एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पर जिसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर्स में, वो। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हाइट को हम नंबर में कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग एकदम क्या ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन 3 हाइट। बाकी सारे हमारे एट्रीब्यूट है, हाइट हमारा एट्रीब्यूट में नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेक्युलर ट्रेंड कांट बी मेजर्ड बाय मूविंग एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या फ्री हैंड कर्व मेथड। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए सेक्युलर ट्रेंड के लिए डिफरेंट तरह के हमें मेथड दे रखे हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। लेकिन कहीं भी वेटेड एवरेज मेथड की बात नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि सेक्युलर में क्या हम करते हैं कि हम यहाँ पर वेट नहीं दे सकते और उसके हिसाब से हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 27, 9, 12 या 3। बताइए थ्री एट्रीब्यूट की बात की गई है, बहुत ही सिंपल है। 3 एट्रीब्यूट्स को आप कैसे लिखेंगे, 3 के क्यूब से, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब इसको देखिए, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। ऑप्शन आ जाएगा 127। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू 30 + 3.6x इंटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। बताइए इसको आपको मंथली ट्रेंड इक्वेशन में प्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। देखिए एनुअल ट्रेंड इक्वेशन हमारा क्या होता है, y इक्वल टू a + bx, ये होता है हमारा। अब यहाँ हम कैसे इसको लिख सकते हैं मंथली ट्रेड को, y इक्वल टू a/12 + bx है, तो हम इसको लिखते हैं 12 × 12। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, हेंस y इक्वल टू 30/12 + 3.6x/12 × 12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। 12 को 13 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 प्लस इस 12 को 12 से आपने क्या करा, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको 3.6 से डिवाइड करना है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा +0.0
25x, यानी कि आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ये आ जाएगा आंसर आपका 2.5 प्लस 0.0225x। ठीक है, इसका एक 2 हटा लीजिएगा क्योंकि 22 नहीं आएगा, ये होगा। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 12 से 144 आया, फिर उसको डिवाइड करेंगे 3.6 से, तो हमारा निकल कर आएगा 0.025x, ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, What is the probability that sum of outcomes on pair of dice is equal to 8? बताइए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। देखिए डाइस में हमारा इक्वल टू 8 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 2 6 आ सकता है एक बार हमारा, फिर हमारा 3 5 आ सकता है, यानी कि एक डाइस में 3 एक डाइस में 5, या फिर हमारा 4 4 आ सकता है, या फिर हमारा 5 3 आ सकता है, या फिर 6 2 आ सकता है। तो ये कितनी बनी, 1 2 3 4 एंड 5 की प्रोबेबिलिटी बनी। ठीक है, और आपको पता है 6 नंबर होते हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 36 होगा, तो 5/36 होगा, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5/36। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स व्हेन द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रिपीटेडली, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिलेटिविटी या सेंसिटिविटी। बताइए अगर हमारे रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी आ रही है तो ये बताता है कि वो हमारा जो भी डेटा है वो हमारा रिलायबल है, बिल्कुल सही डेटा है, तभी उसमें हम बार बार उसको, जब भी हम उसको दोबारा से करेक्ट कर रहे हैं या जब भी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंसी सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिलायबल है हमारा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ अ काई स्क्वायर टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ कंटिजेंसी टेबल विथ 3 rows एंड 4 columns, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शुड बी यूज्ड। बताइए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए P-1 Q-1 इस तरह से ही तो लिखेंगे। तो 3-1 लिखा हमने और लिखा 4-1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3-1 कितना हुआ 2, 4-1 कितना हुआ 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल कर आया हमारे यहाँ पास आंसर 6। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, P-1 Q-1। ठीक है, नेक्स्ट है, एफ टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अमंग 2 सैंपल मीन, मोर देन 2 सैंपल मीन, वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल्स, या फिर बी एंड सी। क्या होगा आंसर, देखिए एफ टेस्ट का सिग्निफिकेंस जो होता है वो मोर देन 2 सैंपल्स मीन भी होता है और वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल्स भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, बी एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।